नमस्कार दोस्तों, जनपद जौनपुर का कबीरुद्दीनपुर गांव और कबीरुद्दीनपुर गांव में अनुराग यादव मामला बड़ी तेज़ी से आज भी उसी अंदाज में लोग दर्शक ये देखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर उस मामले में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि तारीख पे तारीख का जो सिलसिला था वो काफ़ी लंबा चला। दर्शकों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन तहसीलदार महोदय के यहाँ से निर्णय आ गया, डीएम साहब के यहाँ से भी निर्णय आ गया, लेकिन आखिर आज रुका कहाँ है मामला, क्योंकि 2 महीने हो गया डीएम साहब के यहाँ आए और उस पर अब कोई बहस भी नहीं चलनी है। सब कुछ मामला शांत हो गया है, लेकिन उस मामले पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। हमारे बीच हैं अधिवक्ता साथी और जो उस मामले में पूरी तत्परता के साथ लगे हुए थे, इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर अब उस मामले में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना लंबा ये मामला खिंचता चला जा रहा है? देखिए, मामला लंबा नहीं खिंचता चला जा रहा है, मामले का तो निस्तारण हो चुका है। जी जी। न्यायालय के द्वारा जो मामला लंबित था उस मामले में आदेश आ गया और उस मकान को गिराने का, ध्वस्तीकरण करने का आदेश तहसीलदार के यहाँ से हो गया है। अब आप ये सवाल जो है, जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार कौन है? वो सरकार है। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो जिला अधिकारी हैं, जो एसडीएम हैं, जो तहसीलदार हैं, आप उनसे सवाल करिए कि महोदय, बंजर खाते की भूमि सरकार की ज़मीन होती है और सरकार की ज़मीन को अगर सरकार ही नहीं खाली करवा पा रही है तो सरकार का चेहरा आप जनता के सामने है। निश्चित रूप से जिस तरह से उस अबोध बालक की हत्या हुई थी और उसके बाद से लगातार इस बात की मांग हो रही थी कि उसकी हत्या हुई क्यों, और वो हत्या हुई उसी बंजर खाते की भूमि को लेकर। तो उस बंजर खाते की भूमि जो सरकार की भूमि है और उस पर बना हुआ अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश न्यायालय से हो गया है, उसके बाद भी वो मकान नगर खड़ा है वहाँ पे, तो ये सत्यवीर सिंह की गलती नहीं है, या आप पत्रकारों की गलती नहीं है, ये गलती सरकार की है। और सरकार का जो चाल चरित्र और चेहरा है, जीरो टॉलरेंस, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी घर छोड़ के भाग गए हैं या अपराध ख़त्म हो गया है, इस तरह की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बात थी, उस बात को झूठ साबित करता हुआ ये गांव का मामला आपके सामने साबित हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय जब ये कहते हैं कि हम वहाँ पे गए थे और सब कुछ हमने अपने आँख से देखा, आखिर आज 2 महीने हो गया है, अगर सब कुछ उन्होंने देखा तो फिर क्या ऐसा कारण है जो अभी तक नहीं हो पाया, और अगर उनके पास से नहीं हो रहा है तो क्या इसमें कुछ आगे हो सकता है? उन्होंने अपनी आंखों से देखा है ना, आपके सामने बोला, कैमरे बोला था ना। जी, जी, जी। तो जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है तो मकान को क्यों नहीं गिरवा रहे हैं यार? जिलाधिकारी महोदय को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके न्यायालय से तत्काल जो है आदेश हो गया, लेकिन क्या उस बच्चे को न्याय मिलेगा? क्या वो मकान गिरेगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सरकार से और ख़ास तौर से ज़िले के प्रशासन से ये जनता कर रही है। जनता पूछ रही है कि भैया आप ये बताओ कि जो आपने आदेश किया हुआ है, ठीक है, देर से किया, दुरुस्त किया, जी जी, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट होगा? वो मकान गिरेगा? ये तो सवाल आपको जिलाधिकारी से करना चाहिए। लेकिन अगर इतना समय होता जा रहा है तो मतलब चाहे जितना समय तक वो अपने पास रख सकते हैं, कोई उसमें आवाज़ नहीं उठ सकता? क्यों नहीं? वो तो ये मौका, विपक्षियों को मौका देने की बात है। देखिए, जैसे ही यहाँ पे अपील खारिज हुई, अब पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि हाई कोर्ट में वो गया कि नहीं गया। जी जी। तो अगर अभी नहीं गया है तो क्या जिलाधिकारी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाए, मामला स्टे हो, या अब हाई कोर्ट में मामला चले तब जाके बात बने? तो क्या जिलाधिकारी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? ये पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किया गया है। अच्छा, जिस प्रकार से ये कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के ऊपर इस समय ये सवाल उठ रहा है कि दीवानी परिसर में एक मैसेज आता है और पूरे दीवानी परिसर को बम से उड़ा दिया जाता है और अभी तक वो पकड़े भी नहीं जाते कि किसने ऐसा किया है। उड़ा दिया जाता नहीं है, एक संदेश आता है कि दीवानी परिसर को हम उड़ा देंगे। तो भैया, इनकी आईबी कहाँ है, इनकी LIU कहाँ है, इनका इंटेलिजेंस कहाँ है? पूरी तरह से सरकार फेल है भाई। जब न्यायालय ही सुरक्षित नहीं है, जब हम अधिवक्ता जो न्याय की बात करने वाले हैं, जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर ये देश कैसे सुरक्षित होगा? देश और प्रदेश बिल्कुल भी आग के गोले पे है, कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था फेल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था फेल है, संविधान पे खतरा
आए दिन मंडरा रहा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। नौजवान सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और मैं महिलाओं की सुरक्षा की क्या बात करूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही अभी देखा एप्स्टीन फाइल सुना आप लोगों ने? जी। एप्स्टीन फाइल के बारे में पता है आपको? जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनके साथ यौन शोषण करता था, वो अमेरिका में फंसे। और नरेंद्र मोदी और उसके मंत्री उसके कांटेक्ट में थे, उसके फार्म हाउस पे जाते थे। और जब राहुल गांधी संसद में इस बात को उठाते हैं तो संसद चलने नहीं दिया जाता है, मतलब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है कि राहुल गांधी बोलेंगे तो देश के सामने उनका चेहरा आ जाएगा। भाग रहे हैं। नरेंद्र पहली बार हुआ है संविधान लोकतंत्र में और संवैधानिक जो हमारी संसद है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलने नहीं आता है। ये डर है और डर अच्छी बात है। अभी देखा मनरेगा को लेके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे, बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई उनके ऊपर। क्यों बरसाई गई? कि किसानों की बात ना हो सके, दलितों की बात ना हो सके, जो मनरेगा मजदूर हैं जिनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दिया था और उसका 90% केंद्र से आता था, उसको 40 और 60 कर दिया है। राज्यों के पास तो खुद पैसा नहीं है। तो इसका मतलब कि गरीबों के पेट पे लात मारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से आरएसएस की विचारधारा वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। हमें जेल जाना है, राहुल गांधी जी ने कहा जेल भेज दो, हम सब लोग तैयार हैं, हम सब जेल जाने को तैयार हैं। हमें अगर उनको लगता है कि अगर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारी आवाज़ को अगर वो अपनी गोलियों से बंद करना चाहते हैं तो हमें गोली मार दें, लेकिन हम सब लोग जनता के मूलभूत समस्या को मजबूती के साथ उठाते हैं। यूजीसी भी मामला एक आया था जहां अगर देखा जाए एक तरफ हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा था, अब हिंदू की बात चल रही है कि सवर्ण समाज ओबीसी दलित समाज को प्रताड़ित कर रहा है। मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं दलितों के संरक्षण की बात करूंगा, मैं अपर कास्ट में भी जो भी हमारे पिछड़े लोग हैं, मतलब जो भी गरीब परिवार के लोग हैं उनके भी हित की बात करूंगा। लेकिन मैं खास तौर से नौजवानों के रोजगार की बात करूंगा, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करूंगा और ख़ास तौर से इस देश की तरक्की के बारे में बात करूंगा कि इस तरह से आप सब लोग जनता की जो मूलभूत समस्या है, आप चौथे स्तंभ हैं, आपको भी उसको उठाने की ज़रूरत है। तो ये सुधार कैसे आएगा? कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था ये दोनों पे जनता ये विश्वास करके टिकी रहती है कि हम कानून के पास जाएंगे, न्याय व्यवस्था के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज वही देखा जा रहा है कि सालों बीत जाता है किसी मामले को लेकर और उनको न्याय नहीं मिलता। देखिए, इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, देश का जो 3 व्यवस्था है, उस तीनों व्यवस्था पे आज की जो सरकार है वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि तीनों व्यवस्था जो है अपना अपना काम करें। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तीनों को ये बंद करना चाहते हैं, तीनों के ऊपर ये पहरा लगाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सामने आके कहते हैं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। जज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सीनियर जज कहते हैं। तो लड़ाई जो है वो लड़ाई को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता लड़ रहा है और हम सब लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, इस देश की संवैधानिक सुरक्षा के साथ, इस देश के नौजवानों अगड़े पिछड़ों महिलाओं की रक्षा के साथ, इस देश की तरक्की के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जनता इनको आईना दिखाएगी। जब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कैसे इस पे सवाल उठाएगा? अध्यक्ष नहीं, हमारे जो एलओपी हैं जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, उनकी आवाज़ को, उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है। जब राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं तो लेकिन ठीक है, अभी उनको जनमत प्राप्त है, आने वाले चुनाव में जनता उनको बाहर करेगी। हम देश की संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई को और धार देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर आज देखा जाए पूरे देश में एक मजबूती के साथ खड़ी हुई है और वहीं अगर विपक्ष किसी भी तरीके से उनके साथ मजबूती से पेश नहीं आ पा रहा है। कहाँ नहीं पेश आ पा रहा है? भाई संसद में कौन भाग रहा है?
संसद में 56 इंच की छाती भाग रही है ना भाई। जी। अगर मजबूत होते तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आके बात करते ना। ये पहली बार हुआ है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री भाग गया, 56 इंच की छाती जीरो हो गई, और आप कह रहे हैं देश मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी नहीं मजबूत है। नहीं, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में जो 4-5 उद्योगपति हैं, जो उनके मित्र हैं, अडानी, अंबानी, ये मजबूत हैं। नरेंद्र मोदी वो कमजोर आदमी है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो उसके मुख्यमंत्री हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत कमजोर हैं। अगर वो मजबूत होते तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में खड़े होते, लड़ते ना। भाग क्यों रहे हैं? मजबूत विपक्ष है जो नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को भगा दे रहा है। तो भैया इस बात को बिल्कुल मत कहिए कि भाजपा मजबूत है। भाजपा सबसे कमजोर और सबसे डरी हुई पार्टी है। लेकिन आज और भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं सबसे डरपोक और कायर हैं, जिनको ट्रंप कहता है। आप जाके किसानों के लिए आप डील करके आते हैं और डील करते हैं तो आज आपके प्रवक्ता नहीं बात करते हैं, ये ट्रंप अमेरिका में बैठ के बात कर रहा है, वो बता रहा है कि कैसे डील हुई है। तो ये कमजोर, कायरता और ट्रंप जैसे जो तानाशाह हैं उसके नीचे डरा हुआ और दबा हुआ हमारा प्रधानमंत्री है। तो इस प्रधानमंत्री को हम मजबूत नहीं कहेंगे। हमारा देश, मुझे दुख होता है कि जहां हिंदुस्तान के सामने और भी देश खड़े होने में कतराते थे, डरते थे, आज वो हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2014 तक 2.0 मतलब 2% खाली हमारे ऊपर टैरिफ था, 40-50% टैरिफ हो गया। और जब नरेंद्र मोदी के एप्स्टीन फाइल को बात ट्रंप ने दिखाया तब जाके ये 20% पे आ गए हैं और कहते हैं कि हम मजबूत हैं। ये डरी हुई सरकार है, ये कायर प्रधानमंत्री है और ऐसे प्रधानमंत्री को आने वाली जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 27 में चुनाव है, क्या इस चुनाव में कुछ असर दिखेगा? 27 में विपक्ष जो है और उत्तर प्रदेश में दिखा दिया था लोकसभा के चुनाव में। जी। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ गई थी। जो पाया, जिस पाया पे बैठे कुर्सी बैठे हैं वो पाया डगमगा रहा है। तेजस्वी कब, वो नीतीश कुमार कब चले जाए, चंद्रबाबू नायडू कब चले जाए, भावड़ा गिर जाएंगे। जी। तो ये पावा हिल रहा है। ये पावा हिलाने का काम उत्तर प्रदेश ने किया था और आने वाले 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को वापस जो है जहाँ से आए थे वहाँ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जाएंगे गुजरात और योगी आएंगे मठ में, पूजा पाठ करेंगे, अपना वहीं बैठेंगे। फिर से उसी मुद्दे पे चलते हैं कि अनुराग मामला डीएम साहब के पास है और डीएम साहब क्या अपने पास ही रखेंगे या इस मामले में फैसला आएगा? एक बात मैं आपसे, आप सब जितने भी पत्रकार हैं सबसे निवेदन करता हूं कि ये माइक लेके अभी तत्काल चले जाइए। आप हमारे जो प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव हैं, एक डाकबंगला में बैठे होंगे, जी, या जिलाधिकारी अपने दफ्तर में बैठे होंगे, दोनों के पास चले जाइए, लगा लीजिए कि भैया न्यायालय के जब आदेश हो गया है, उस अबोध बालक की हत्या हुई, आपने बता दिया कि सरकारी ज़मीन है और उस ज़मीन के चक्कर में उस लड़की की हत्या हुई है, तो उस मकान को गिराओ ना, क्यों नहीं गिरा रहे हो, क्या मजबूरी है? सवाल जाके पूछ लीजिए, अभी तय हो जाएगा। आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है अगर डीएम साहब के पास ये मामला है तो आप लोग क्या उस पर कुछ मतलब वो नहीं कर सकते, ठोस कार्रवाई की? क्या करें, हम जाए मकान गिरा दें? नहीं, अगर आप कह दीजिए कि सरकार हमें ताकत दे दे और हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, अभी हम 50 वकील लेके जा रहे हैं, गिरा देंगे मकान। अरे यार, मकान गिराने का काम सरकार का है। नहीं, अगर इतना लंबा समय जा रहा है तो फिर कहाँ जा रहा है? तो यार मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि आप जाइए, पूछिए ना गिरीश चंद्र यादव से। जी, जाके पूछिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कि भाई क्यों नहीं गिरा रहे हो यार, क्या क्यों दबी हुई है, क्यों डरे हुए हो? ये डरे हुए लोग हैं। एक तरफ ये बताया जाता है कि वो घर गिर गया है, मंत्री ने दबाया होगा, नहीं गिराना है। क्या इन लोग की हैसियत है गिरा देंगे? ये भाजपा है, भाजपा गुरु। यहाँ पर मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है तो सब लोग गिर जाते हैं। जी। तो वही हाल है, गिरेगा नहीं जब तक ये भाजपा के लोग हैं। तो और गिरेगा 27 में गिरेगा। हमारी सरकार जिस दिन आ गई ना, सबसे पहले उस बुलडोजर को ले आके हम गिरवाएंगे आगे खड़े होकर। लगातार आप ये बात शुरू से ही कह रहे हैं, जब से इस मामले में शुरुआत की है। अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे ही जिस दिन हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले उस मकान को और सबसे बुलडोजर पे सबसे आगे बैठने वाला नाम सत्यवीर सिंह का होगा। जी। बैठेंगे और जाके उस मकान को गिरा देंगे और जनता को ये बताएंगे कि देखो हमारी सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह के अपराध करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष मजबूती के साथ लड़ेगी और उनको बताएगी कि हम
अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मतलब आपको ये नहीं लगता कि इसमें न्याय मिल अरे पाएगा? यार, ये अपराधियों की पार्टी, इसमें न्याय कैसे मिलेगा? अच्छा। इसमें तो खुद ही गुंडे अपराधी पड़े हुए हैं। आप ऊपर से नीचे तक देख लो, पूरा जितने अपराधी हैं सब भाजपा में हैं। जी जी। जो संरक्षण प्राप्त जिसको करना है, जो जितने दागी हैं वो चले जाएंगे भाजपा में और कहेंगे कि भैया हम आपके यहाँ आ गए हैं, हमें वॉशिंग मशीन में डाल दो, हम धुल गए। तो जितने अपराधी हैं वो सब धुले वहीं पड़े हैं, ऊपर से साफ है, अंदर से काले हैं। प्रदेश सरकार तो ये कह रही है कि यहाँ से गुंडे माफिया सब भाग चुके हैं। तो हमसे सवाल क्यों कर रहे हो यार? जाके पूछो ना, वो कमरुद्दीनपुर वाले में मकान क्यों नहीं गिर रहा है? जी, जी। जाके मुख्यमंत्री से पूछो, प्रदेश सरकार से पूछो कि भाई मकान क्यों नहीं गिरा जब अपराधी भाग गए? तो अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, देखो अभी वहीं पे गुटखा खा के दूरा खा के घूम रहा है, कीड़ा और ककड़ी खा रहा है। वही जो जिसने हत्या की है वो पूरा परिवार देखो जाके वहाँ घूम रहा है। यहाँ पे मतलब यही कचहरी में घूम रहे हैं सब। आप उसको दिखाइए। क्या आपसे भी बातचीत हुई थी? हमसे क्यों बात करेंगे यार? हम तो अधिवक्ता हैं, हमसे तो कोई भी आके बात कर सकता है। जी जी। लेकिन न्यायोचित ये है कि आपको जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको भाजपा के मंत्री से और खास तौर से जिलाधिकारी से और एसडीएम से लेकर तहसीलदार से पूछना चाहिए। तो दोस्तों, अनुराग मामला अब ये संशय का विषय बना हुआ है कि आखिर सब कुछ हो गया है, डीएम साहब के पास ये मामला क्यों लंबित है? आखिर 2 महीने से ज़्यादा समय हो जाता है, आखिर क्यों ये मामला, इस मामले पे कुछ कार्रवाई नहीं होती? फिलहाल अधिवक्ता जी ने कहा है कि इस सरकार में बुलडोजर चलना मुश्किल है। अब ये देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। फिलहाल क्या कुछ आगे होता है मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।